आज हम लोग जानेंगे सीएनटी के अंदर प्रमुख धाराएं और इसमें मौजूद जो धाराएं हैं उनकी क्या विशेषता हैं और कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जानते हैं सीएनटी के प्रमुख धाराएं। सबसे पहले हम सीएनटी की विशेषताएं जानेंगे कि सीएनटी के अंतर्गत क्या विशेषताएं हैं। पिछले हम वीडियो में आपको सीएनटी के प्रमुख धाराओं के बारे में और अध्याय के बारे में बताए थे। इसके अंदर धाराओं के अंदर इस अध्याय में कौन कौन से महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सीएनटी 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया। इसमें कुल 4 प्रकार की भूमि है। पहला मुंडारी, खूंटकटी, भुइहरी, कोड़कर। ये चारों प्रकार की भूमि है और झारखंड के कुल यह 18 जिलों में प्रभावित है। 24 जिलों के अंतर्गत 18 जिलों में, बाकी रेस्ट 6 जिलों में एसपीटी है। यह याद रखिएगा, यह भी एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण है। दूसरा, यह 4 प्रमंडलों में प्रभावित है। चार प्रमंडल हैं। कौन कौन है? तो पहला पलामू, दूसरा आपका कोल्हान, तीसरा उत्तरी छोटा नागपुर और चौथा दक्षिणी छोटा नागपुर। अब यहां पे ये देखिए कि इसमें अभी तक कुल 26 संशोधन किए जा चुके हैं। आप जानते हैं कि कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। 271 धाराएं हैं। सीएनटी बिरसा आंदोलन या उल गुलान आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, इसे उलगुलान आंदोलन भी कहते हैं। महाहलचल इसका मतलब होता है। के परिणाम स्वरूप यह हुआ था 1895 से 1899 तक। यह 1899 से 1900 ईस्वी तक के बीच हुआ था और 1908 ईस्वी में सीएनटी लागू हुआ। अब इसमें मूल चीज हम जानेंगे कि कौन सा अध्याय सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा अध्याय जो है अध्याय 5 है, जिसमें एकमात्र धारा है, धारा 37। उसी प्रकार इस धारा 5 में जो विषय है खूंटकट्टी, अधिकार प्राप्त रैयत। दूसरा धारा है 7, अध्याय 7 और धारा, इसमें धारा 4 और धारा 6 का, धारा 4 और धारा 6 के छूट, इन दोनों धाराओं के छूट प्राप्त रैयतों के बारे में है। यह धारा 43 के अंतर्गत आता है। धारा 43 के अंतर्गत आता है। अब इसी तरह से सबसे छोटा अध्याय 5 और 7, 5 में एक ही धारा है और 7 में भी एक ही धारा है। इसमें 4 और 6 धारा के छूट प्राप्त
अधिकारों को दिया गया है। सबसे बड़ा अध्याय 16 है। अध्याय 16 में अनुच्छेद 135 से अनुच्छेद 229 के बीच, मतलब धारा 135 से लेकर धारा 229 के बीच में दिया गया है। कुल संशोधित मिलाकर 102 धाराएं हैं। जिसमें उपायुक्त के संज्ञेय विषयों को न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार किया जाता है, यानी डीसी कौन कौन से अधिकार दे सकते हैं, इसके बारे में उल्लेख है। तो ये आपका प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं सीएनटी के अंदर के प्रमुख अध्याय एवं धाराओं के बारे में। सबसे पहले अध्याय 1 की बात करते हैं। अध्याय 1 में धारा 1 से 3 है। अध्याय 1 में धारा 1 से 3 है, जिसमें पहला है संक्षिप्त नाम, जिसे हम सीएनटी के नाम से जानते हैं। 1908 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, उसके प्रसार के बारे में है। दूसरा जो है धारा 2 में निरसन दिया है। ये निरसन क्या है, तो बहुत सारे कानून बने थे इससे पहले, क्योंकि 1765 में दीवानी प्राप्त होने से और 1908 के सीएनटी लागू होने के बीच में जितने भी धाराएं हैं उन्हें समाप्त कर दिया गया, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे छोटा नागपुर भूस्वामी एवं अधिभारी प्रक्रिया, ये 1879 में बना था। दूसरा कानून है छोटा नागपुर भूस्वामी एवं अधिभारित अधिनियम। यह भी 1879 में ही एक्ट बना। तीसरा एक्ट है बंगाल लगान परिनिर्धारण, यह भी 1879 का है। नेक्स्ट छोटा नागपुर सराशीकरण, अधिनियम 1897। इसी प्रकार छोटा नागपुर अभिवृत्ति यह संशोधन अधिनियम था। संशोधन अधिनियम 1903 और पुनः 1905 में यही बना। इस प्रकार से ये दो ग्रुप के निरसन थे। ये ग्रुप ए का, या जिसे हम कहते हैं अनुसूची 1 का। इसी प्रकार अनुसूची बी में बंगाल लगान अधिनियम था। ये 3
अधिनियम कानून बने थे, एक 1859 का, दूसरा सेम बंगाल लगान अधिनियम बना 1862 का, और तीसरा, ये सब संशोधित होते थे। इसमें बंगाल लगान अधिनियम में अपीली का अधिकार दिया था ना, अपील कर सकते हैं अगर आपने लगान देने में कोई चुकता की है 1867। तो ये ग्रुप बी, ये सारे कानूनों को निरसित कर दिया गया, यानी कि इन सारे कानून को अनुच्छेद 2 में हटा दिया गया। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, दूसरा में अभी जो कानून था उसको हमने बताया कि निरसित कर दिए गए, और फिर तीसरा में आपको परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषित किया गया है कि ये परिभाषा जो है वो कौन कौन से समूह से है, कौन कौन से अलग से है, ये सारे बताए गए हैं। अब आता है धारा 4, यानी कि अध्याय 2। ये अध्याय 1 से लेकर 5 तक थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि 1 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम बताएंगे उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो अध्याय 2, इससे भी प्रश्न हो सकते हैं। अध्याय 2 में 4 से लेकर 8 धाराएं हैं। सबसे पहले बताते हैं 4, धारा 4। धारा 4 में काश्तकार वर्ग के बारे में बताया गया है, और ये काश्तकार वर्ग 4 वर्गों में विभाजित थे। तो सबसे पहले धारा 4 में क्या है? काश्तकार वर्ग, और इसकी परिभाषा बताई गई है कि ये कौन होते हैं। तो काश्तकार ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, भूधारक। बराबर आपको ये शब्द मिलेगा। भूधारक का अर्थ क्या है, भूधारक का मतलब क्या होता है, ये जानिए। तो भूधारक का मतलब होता है भूमि को धारण करने वाला, यानी वास्तव में यह भूस्वामी होता है। भूस्वामी वंशगत होते हैं, यानी कि उसके वंश उसको भोग करेंगे। वैसा व्यक्ति जो वास्तव में जमीन का मालिकाना हक रखता हो और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उस जमीन को उपभोग करेंगे, वो होते हैं भूधारक। दूसरा होता है, इसका पार्ट है, उसको बोलते हैं रैयत। रैयत। अब रैयत क्या होते हैं? तो रैयत 3 प्रकार के हैं। इसे ABCD में बांटते हैं। पहला, अधिभोगी रैयत, आपको मिलेगा ये अधिभोगी रैयत। अधिभोगी रैयत का मतलब क्या हुआ? तो अधिभोगी रैयत वो होता है जिसकी अपनी भूमि हो, अपनी भूमि जिसकी हो, जिसकी भूमि क्या हो? अपनी हो, और उसे उपभोग करने का अधिकार भी प्राप्त हो। यह हो गया अधिभोगी रैयत। अधिभोगी रैयत मतलब उसकी अपनी भूमि हो और उसे उपभोग करने का अधिकार प्राप्त हो। दूसरा बी, यही रैयत के बारे में, अनाधिभोगी, यानी जस्ट इसका उल्टा, अनाधिभोगी रैयत। अनाधिभोगी रैयत कहता है कि जिसे अपनी भूमि हो लेकिन उसे उपभोग करने का अधिकार प्राप्त न हो। उपभोग
का अधिकार प्राप्त न हो। अब किसी भी कारण से नहीं हो सकता है, वो किसी को पट्टे पे दे रखा है या किसी कारण से, तो ये अनाधिभोगी रैयत है। तीसरा है खूंट कट्टी रैयत। अब ये खुटकट्टी यानी कि ये मुंडाओं से जुड़ा हुआ है, यानी वैसे रैयत जो खुटकटी से प्राप्त किए हो, यानी खुटकटी प्राप्त अधिकार वाले रैयत। तो पहले हम काश्तकार वर्ग को बांटे, उसे 4 वर्गों में बांटे। पहला वर्ग ये था, दूसरा वर्ग जो था वो रैयत का है, और तीसरा वर्ग, इस रैयत में 3 सब प्रकार है, और तीसरा जो है इसका, उसको बोलते हैं दर रैयत। दर रैयत वो होता है जो किसी काश्तकार के अधीन रेट तय हो, दर हो, अधीन निर्धारित लगान चुकाता हो। और चौथा है मुंडारी खुटकटीदार। मुंडारी खुटकटीदार, आप ये जान लीजिए कि ये मुंडाओं द्वारा प्राप्त की गई जमीन, मुंडाओं द्वारा खुटकटी से प्राप्त भूमि का अधिकार। तो ये काश्तकार वर्ग का विभाजन धारा 4 में है। अब आते हैं धारा 5 की। धारा 5 में अध्याय 2 के अंतर्गत ये आते हैं, और धारा 5 में भूधारक का अर्थ बताया गया है। यानी भूधारक कौन होते हैं, यह धारा 5 में है। इसमें अपना या दूसरे का, अपना या दूसरे का भूमि कृषि कार्य के लिए धारण किया हो, तो ये कहलाएंगे भूधारक। धारा 6 में रैयत के बारे में बताया गया है कि रैयत कौन है। रैयत वो होते हैं जो, मतलब रैयत वैसे लोग हैं जिनके पास खेत करने, स्वयं से करने, यानी जिनके पास खेत स्वयं या किसी और से करवाने का अधिकार प्राप्त हो, तो ये क्या कहलाएंगे, रैयत। धारा 7 में खुटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत, खुटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में बताया गया है। अब ये कौन होते हैं,
तो ये वो होते हैं जो मुंडाओं से खुटकटी जमीन, मुंडाओं की जमीन को खुटकटी भी कहते हैं, खुटकटी जमीन प्राप्त किए हो, तो वो क्या कहलाएंगे? उसी खुटकटी दार अधिकार प्राप्त रैयत कहलाएंगे। फिर धारा 8 में मुंडारी खुटकटीदार के बारे में है। अब देखिए मुंडारी खुटकटीदार कौन है ये जाने तो जो खुटकटी भूमि को जोतने का अधिकार रखते हो, यानी जो खुटकटी भूमि को जोतने का या कृषि कार्य करने का अधिकारी, तो ये मुंडारी खुटकटी। तो ये थे आपके अलग अलग धारा 2 में जितने भी बताए गए परिभाषाएं थी काश्तकार वर्ग का, वो हमने आपको बताया। अब आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में भू धारक के बारे में बताया गया है। और ये भू धारक कौन है? तो पहले ही हमने आपको ये बताया डेफिनेशन में, परिभाषा में, कि भूधारक कौन होते हैं। भूधारक जो भूमि को धारण करे, भूमि का स्वामी। तो इसमें धारा 9 से 15 के बीच में दिया गया है। और सारे धारा तो याद नहीं होगा, तो हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते जाएंगे इसमें इसके बाद से। लेकिन आप पहले बता दें कि अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों के परिभाषाओं को फिर से आप लोग देख लीजिएगा। अध्याय 3 में भूधारक के बारे में बताया गया है और इसमें धारा 9 से 15 में इसमें धारा 9 में भूधारक के लगान वृद्धि किस क्या क्या वृद्धि हुआ है और क्या क्या इसमें शामिल है, ये चाहते। यानी भूधारक उसके लगान संबंधी विषय वस्तु का उल्लेख है। फिर अगला धारा है, अब जैसे भूइहारों के लगान में कितना होगा, भूधारक के लगान में कितनी वृद्धि होगी, कितनी नहीं होगी, ये सारे अलग अलग अनुच्छेद में वर्णित है। अब आता है अध्याय 4। अध्याय 4 बाद में इसके कुछ चीज को अध्याय 7 में शामिल कर दिया गया है। तो अध्याय 4 में अधिभागी भोगी, इसका भी डिफिनेशन हमने बता दिया, रैयत के बारे में बताया गया है। अधिभोगी रैयत के सामान्य विवरण, ये इसके अंतर्गत अनुच्छेद 16 से 20 है, जिसमें अगर इससे सब पाठ कर दें तो 16 से 20 में इनकी परिभाषाएं हैं, जिसमें अधिभोगी रैयत के सामान्य विवरण, फिर उसके अधिकार, इसके बारे में वर्णन की गया है। दूसरा पार्ट इसी का अध्याय 4 में जो उनके अधिभोगी के अधिकार दिए गए हैं, अधिभोगी रैयत के अधिकारों के बारे में है। और यह है 21 से लेके 24 धारा में। तो प्रश्न आएगा कि अधिभोगी रैयतों का अधिकार
किस धारा में वर्णित है? तो धारा 21 से 24 के बीच में। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट है आपका लगान में वृद्धि। अधिभोगी रैयतों के लगान में वृद्धि या धारा 25 से 30 के बीच वर्णित है। और चौथा पॉइंट है इसका अतिरिक्त क्षेत्रों के विषय में, अधिभोगी रैयत के अतिरिक्त क्षेत्रों के विषय में। और ये धारा 21 से 33 के बीच में है, 31 से 33 के बीच में। और पांचवा लगान में कमी, कहां कहां कमी की जाए? तो ये 34 से 36 के बीच में। तो ये अध्याय 4 में है। पहला परिभाषा 16 से बीच में, यानी अध्याय 4 में 16 से लेके 36 धाराएं हैं। धारा जो है वो कितना है? 16 से 36 है, जिसमें पहला परिभाषा दिया गया है 16 से 20। उसके बाद अधिभोगी रैयत के अधिकार दिए गए हैं 21 से 24, लगान में वृद्धि 25 से 30, अतिरिक्त क्षेत्रों के विषय 31 से 33 और लगान में कमी 34 से 36। तो ये आपको क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, इससे ज्यादा डीप नहीं जाएगा। अब आता है अध्याय 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अध्याय 5 भी, तो उसको देखिएगा। अध्याय 5 के बारे में, यह सबसे छोटा अध्याय है और इसमें एकमात्र धारा 37 है, जिसमें खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत के विषय में उल्लेखित है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट अध्याय 6। अध्याय 6 में धारा 38 से 42 के बीच में वर्णन है। इसमें भी इससे पहले हम लोगों ने 4 में पढ़ा था, उसमें 4 में अधिभोगी रैयत के बारे में पढ़े थे। इसमें क्या है? अनाधिभोगी रैयत। अब इसमें क्या क्या होगा? तो लगान, बंदोबस्त, उसके प्रमुख कमी, वृद्धि, छूट, बेदखली इत्यादि का इसमें वर्णन है। अध्याय 6 और धारा, ये धारा है 38 से 42। एक एक करके थोड़ा सा हम लास्ट में आपको धाराओं के बारे में बता देंगे, क्योंकि इससे केवल पूछेगा कि अनाधि रैयत किस भाग में है या अनाधिभोगी रैयत का वर्णन सीएनटी के किस धाराओं में किया गया है। तो नेक्स्ट है अध्याय 7। जैसा हमने पहले बताया कि अध्याय 5 और अध्याय 7 ये सबसे छोटा अध्याय है, क्योंकि दोनों में एक एक मात्र धाराएं हैं। तो इसमें धारा सिर्फ 43 है और इस 43 के अंतर्गत छूट प्राप्त भूमियों का वर्णन है। ये छूट प्राप्त भूमि कौन कौन से हैं? तो जो अध्याय 4 और अध्याय 6 में, अध्याय 4 और अध्याय 6 में जो जो छूट प्राप्त भूमि है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब आता है अध्याय 8। अध्याय 8 में आपको आर्टिकल यानी कि धारा
44 से 51 के बारे में वर्णन है। 44 से 51 में जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण के विषय में उल्लेख किया गया है। यानी उनके क्या हक होंगे, क्या अधिकार होंगे, अधिकार को कम या वृद्धि कैसे किया जाए, भूमि अर्जन या जोत अर्जन किस प्रकार प्राप्त हो, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट आता है अध्याय 9। अध्याय 9 में भी संशोधन भी किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह लगान के बारे में है, लगान के विषय में उल्लेख। अब इस लगान के विषय में अलग अलग आर्टिकल है, इससे संशोधित 9A करके, यानी आर्टिकल 51A से शुरू होता है और 57 तक है, जिसमें लगान के स्थिति का वर्णन है। कैसे स्थिरता, इसे लगान की स्थिरता बोलेंगे पहला पार्ट में। दूसरा पार्ट धारा का, यह धारा है, धारा 51 से 57 तक। दूसरा धारा है 58 से लेकर और 60 तक, यह धारा है जिसमें लगान की बकाया, पट्टा इत्यादि विषयों का उल्लेख है। इसी का तीसरा सब पार्ट है जो धारा 61 से 62 के बीच में है। इसमें देय लगान का रूपांतरण है और धारा 63 यानी कि भाग 9 में 51A से 63 तक है और धारा 63 में ब्याज सहित लगान के विषय में उल्लेख है। तो ये धारा 9 तक आप देख सकते हैं कि धारा 8 में 44 से 51 तक है, जिसमें जोत भूधृतियों के पट्टे अंतरण का है। धारा 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संशोधन भी किया गया था। लगान के विषय में इसमें उल्लेख किया गया, लगान कैसे स्थिर रहेगा, फिर लगान का बकाया कैसे देंगे, पट्टा पर देंगे, लगान का रूपांतरण कैसे होगा और लगान के ब्याज से लगान कितना लगाया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 9। धारा 10। अब धारा 10 के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसमें संशोधन एक और आएगा, धारा 9A। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। 9A अमेंडेड है, इसमें धारा 63A एंड 63B आता है। इन दोनों में बंजर भूमि का बंदोबस्त है, बंजर भूमि का बंदोबस्त। देखिए ये बाद में अमेंड किया गया और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अध्याय 10। अध्याय 10 में आर्टिकल 64 से 75 के बीच में उल्लेखित है, यानी धारा 64 से 75 जो है वो अध्याय 10 में है। इसमें भूस्वामी, इसका हम डेफिनेशन बता दिए। काश्तकार, मेनली याद रखिएगा कोड़कर, कोड़कर कैसे बनेगा इसके बारे में यह दिया गया है। काश्तकार के लिए उपबंध है, इसे कोड़कर, कोड़कर मूलतः हमने पहले ये वीडियो में बताए हैं
ये सदानियों की भूमि थी, जो खुटकटी जमीन 12 वर्षों तक छोड़ दिए, उसको कुछ नहीं किया, तो ये लोग कोड़कर उसे खेती योग्य बना गए। तो ये कोड़करों की जमीन है और इसके विषय में ये उल्लेख किया गया है कि इसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, ये सारा इसमें उल्लेखित है। इसके बाद अध्याय 11 में हम जाते हैं। अध्याय 11 में अनुच्छेद धारा 76 से 79 के बीच में है टोटल। इसमें रूढ़ी और कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के विषय में दिया गया है। कृषकों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है 2 साल 5 साल, वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि किस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट का मान्यता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्याय 12 में आर्टिकल 80 से लेकर 100 तक ये धारा है, धारा 80 से 100 तक। इसमें अधिकार, अभिलेख और लगानों का निर्धारण दिया गया है। अधिकार, अभिलेख और लगानों का निर्धारण यानी राजस्व का अधिकार किससे होना चाहिए, कहां से पूंजी आना चाहिए, कौन लगान चराई देगा, कौन उपज कर देगा, ये सारे चीज इसमें वर्णन है। अब आता है अध्याय 13। इसमें धारा 101 से धारा 117 के बीच में वर्णन है। अध्याय 13 में भूमि संबंधी शर्त है, भूमि संबंधी शर्तें हैं। फिर इसी में भूमि का रूपांतरण, भूमि कैसे बदला जा सकता है, और अभिलेख की तैयारी, उसका खर्च, उसका जितना आपको प्रकाशन, ये सारे चीज इसमें वर्णन है। अगला धारा है 14। धारा 14 में अध्याय 14 में धारा 118 से 126 के बारे में वर्णन है। धारा 118 से 126 है अध्याय 14 के बारे में। इसमें 3 प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में वर्णन है। पहला विषय है भूस्वामी के विशेष अधिकार युक्त भूमि। दूसरा है भूस्वामी के विशेष अधिकार अभिलेख है। और तीसरा किस रूप में अभिलेख को तैयार किया जाए, इसके बारे में वर्णन है। अब अध्याय 15 की बात करते हैं। अध्याय 15 में 127 से 126 तक तो 14 में था, 127 से 134 तक उल्लेखित है।
इसमें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों के बारे में रैयतों के विषय में अधिकार अभिलेख का उल्लेख है। अधिकार अभिलेख इसी के नाम से जानते हैं, याद रहे। अध्याय 15 को अधिकार अभिलेख के जानते हैं। इसमें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत या मुखिया को अधिकार किस प्रकार से प्राप्त है उस अभिलेख के बारे में उल्लेख है। अगला है अध्याय 16। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में जो भी झारखंड के डीसी के प्रमुख अधिकार दिखाए गए हैं और डीसी का सीएनटी में सबसे ज्यादा अधिकार दिया गया। यही कारण है कि अध्याय 16 सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें कुल 102 धाराएं हैं और 135 से 229 के बीच में 102 धाराएं हैं। 102 धाराएं हैं। एबीसी अमेंडमेंट करके, घटाने पे तो कम ही आएगा, लेकिन अमेंडमेंट करके 102 धाराएं हैं। इसमें संज्ञेय विषय यानी वैसे महत्वपूर्ण विषय जिस पे कानून बनाने का अधिकार हो तो वो उपायुक्त को दिया गया है। यानी उपायुक्त मतलब डीसी द्वारा संज्ञेय विषयों पर न्यायिक प्रक्रिया क्या होना चाहिए, का उल्लेख किया गया है अलग अलग आर्टिकल में, जिसमें मुख्यतः वाद यानी कि जिसको हम कहते हैं केस, तो वाद रहता है, या इन वादों को कैसे वापस लिया जाता है तो वाद वापसी, फिर इसमें आवेदन कैसे करना है, फिर इसमें प्रस्तुतिकरण फिर इसका एविडेंस यानी साक्ष्य और दस्तावेज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, फिर सुनवाई फाइनल और डिक्री रिजल्ट। इसके उपरांत जांच भी इसमें शामिल है। तो ये सारे उपायुक्त के अधिकार दिए गए हैं जो धारा 135 से 229 के बीच में है। ये वाद वाले सारे चीज जो हैं वो 135 से 180 के बीच में है, ये दोनों धाराओं में। बाकी उपायुक्त को इसके बाद बताते हैं कि 181 से 198 के बीच में के विषय है। दूसरा पॉइंट जो है उपायुक्त युक्त की डिक्री जो अधिकार देते हैं वो डिक्री के आदेशों का निष्पादन दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, पहला आवेदन, फिर इसमें क्रय विक्रय का, छूट, फिर कुर्की आप समझते हैं, अगर आप नहीं लगान जमा कर पाते हैं तो आपके घर द्वार जब्त कर ली जाएगी, घर के सामान हटा ली जाए, वो कुर्की के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बेदखली ये शामिल है। तो ये धारा
अध्याय 16 में धारा 181 से 198 के बीच में उपायुक्त के डिक्री के आदेश का निष्पादन है। फिर इसका तीसरा पॉइंट है, अध्याय 16 में ही इसका तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आयुक्त द्वारा दी गई डिक्री के बदले में या उसके तहत सेल बिक्री। तो भाई बिक्री कब कीजिएगा? जब जमीन को अधिग्रहण कीजिएगा। तो यह आता है 199 से 229 के बीच में। तो 3 भाग में ये बटे हैं। तीनों भाग हमने बताया। इसमें अधिग्रहण है, फिर इसमें उचित कीमत होनी चाहिए। अगर मान लीजिए नीलामी भी हो रही है तो उचित कीमत होनी चाहिए, या मुलतवी कर दिया जाए, समाप्त कर दी जाए। आप देखे होंगे कोर्ट मुलतवी की जाती है। फिर इसमें निष्पादन है, इसमें अपील भी है, दोबारा अपील में जा सकते हैं। फिर पुनः अपील है, और सिविल प्रक्रियाएं यानी सिविल कोर्ट में जाकर शामिल है। तो यह था अध्याय 16, जो कि सबसे बड़ा था। इसे हमने 3 भागों में बांटा और अलग अलग दिखाया। 135 से लेकर 180 तक, फिर 181 से 198 तक, और तीसरा 199 से 229 तक। अब आता है अध्याय 17। इसके अलावा एक सुधार भी हुआ था अध्याय 16 का। ये भी 16A या 16 का, इसमें आर्टिकल 229A शामिल है। और इसमें क्या किया गया कि जो बिहार और उड़ीसा थे, क्योंकि ये 1908 में बने थे, तो उसके बाद बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हो गए ना, तो उसमें जो कानून बने थे वसूली अधिनियम को इसमें लगाने के लिए, तो इसमें क्या किया गया कि बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914, इसके अधीन लगानों की वसूली इसमें शामिल किया है। यानी यह एक प्रकार के बकाया वसूली था। अब भाग अध्याय 17। अध्याय 17 में परिसीमा है। परिसीमा जिसमें यह दिया हुआ है, परिसीमा का मतलब कि यह आर्टिकल लागू होता है तो CNT 1908 को लागू किया जाए, और इसमें लागू होना आर्टिकल 230 से 238 के बीच वर्णन है, जिसमें राजस्व अधिकारी के समक्ष, रेवेन्यू कलेक्टर ही होता है, समक्ष क्या करना है? आवेदन देना है, वेतन, नियमन और आदेश। परिसीमा ये अध्याय 17 का है। अब देखिए अध्याय 18 और अध्याय 19।
अध्याय 18। अध्याय 18 में मुंडारी खूंट कटीदार के विषय में उपबंध दिए गए हैं। मुंडारी खूंट कटीदार के विषय में उपबंध दिए गए हैं, जो धारा 239 से 256 के बीच में वर्णन है। इसमें क्या क्या है? तो पहले जमीन की मंजूरी, फिर इसमें लगान में वृद्धि कब कब होनी चाहिए, फिर अभिलेख प्रमाण पत्र, और नेक्स्ट है लगान की वसूली। तो ये अध्याय 18 है। अब अंतिम अध्याय 19। अध्याय 19 में आपको कई अनुपूरक सप्लीमेंट्री अनुबंध दिए गए हैं, उपबंध है, जो कि अध्याय 257 से लेकर 271 के बीच में वर्णित है। इसमें अलग अलग है, थोड़ा सा क्लियर कर दे। 257 की बात करें तो इसमें संयुक्त भूस्वामी के बारे में वर्णन है। 258 की बात करें तो इसमें विभिन्न दशाओं में वाद मतलब हम पता है केस कहते हैं। जैसे ये कोई कोर्ट में केस किया जाता है, उसे वाद कहते हैं। तो वादों का वर्णन है। 259 से लेकर 260 तक, 260 तक, ये 59 से लेके 260 तक, इसमें आदेशिका है। 261 से लेकर 62 तक, 261 से 62 के बीच में खर्च, आवेदक का खर्च का वर्णन है। फिर 63 में, 263 में जो साक्षी है यानी एविडेंस है, साक्षियों के दस्तावेज, 264 से लेकर 267 तक नियम और अधिसूचना है। 268 में देय धन की वसूली दिया गया है। और 269 से 271 के बीच में विभिन्न प्रकार के उपायुक्त की शक्तियां दी गई है। तो ये अंदर का हमने सारा आर्टिकल बता दिया। और इस आर्टिकल में हमने आपको पहले बताया कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, 5, 6 तक आप बढ़िया से पढ़ें। उसमें भी अध्याय 2 बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें डेफिनेशन है सारे लोगों के वर्ग के बारे में, उन सबों को पढ़िए। 5 भी इंपॉर्टेंट है, 9A भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब धाराओं को आप याद कर लीजिए। और फिर हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट CNT को इसी तरीके से हम बता दें, सब समझा दिए। और SPT में भी आपको ऐसा ही हम करेंगे। धन्यवाद।